नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तूफानी चुनावी दौरे की करेंगे बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहेंगे नागौर जोधपुर के दौरे पर। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। दोपहर 12:30 बजे डेगाना कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे सीएम। दोपहर 1:30 बजे सीएम गहलोत भैरुंदा से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर 2:15 पर पहुंचेंगे जोधपुर। तो ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहने वाला है। कल भी कई प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री ने सभाओं को संबोधित किया था, लेकिन अगर आज की बात करें तो नागौर और जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे यानी कि अब से थोड़े समय बाद डेगाना कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद आगे कार्यक्रम रहेगा। दोपहर 1:30 बजे करीब बताया गया है कि सीएम अशोक गहलोत भैरुंदा से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत आज दोपहर 2:15 बजे जोधपुर पहुंच जाएंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट क्या कह रही है, आपको वो बता देते हैं। प्रदेश में संभवतः ऐसा पहला चुनाव जहां पति पत्नी आमने सामने हैं। दांता रामगढ़ में वीरेंद्र सिंह के सामने पत्नी रीटा सिंह उम्मीदवार हैं और ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है जहां पर पति पत्नी आमने सामने नजर आने वाले हैं। पति पत्नी में मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह को फिर मैदान में उतार दिया है, तो वहीं जेजेपी ने रीटा सिंह को टिकट दिया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह के बेटे बहू हैं दोनों, और इस चुनाव में दांता रामगढ़ का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। एक ही परिवार से दो लोग और वो भी पति पत्नी। वीरेंद्र सिंह ने कल ही पर्चा दाखिल किया था, लेकिन अभी चर्चा का विषय बना हुआ है जहां पर पति पत्नी आमने सामने नजर आने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः ऐसा पहली बार होगा। दांता रामगढ़ में वीरेंद्र सिंह के सामने पत्नी रीटा सिंह उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। जेजेपी ने रीटा सिंह को टिकट दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह के बेटे बहू हैं दोनों। तो इस चुनाव में दांता रामगढ़ का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प इसीलिए होने जा रहा है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये आगे भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह ने कल ही नामांकन दाखिल कर दिया। प्रदेश में परवान चढ़ने लगा है चुनाव प्रचार का अभियान। नामांकन के साथ अब चुनाव प्रचार का बढ़ा है जोर शोर। कांग्रेस 179 सीटों पर घोषित कर चुकी है उम्मीदवार, क्योंकि कल देर रात एक और सूची आ गई। 6वीं सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी। तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची में 33, दूसरी में 43, तीसरी में 19, चौथी में 56, पांचवी में 5 और छठी सूची में 22 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। अब 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी रह गई है। अब सूची कभी भी आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं बीजेपी अब तक 184 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी से 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होना बाकी है। संभवतः आज शेष उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन कल है। आज रविवार हो गया, क्योंकि रविवार की वजह से नामांकन नहीं दाखिल किए जा रहे हैं। सोमवार को अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की। अब नामांकन के साथ साथ चुनाव प्रचार का जोर शोर भी जोर पकड़ने लग गया है। आपको बताएं कि कांग्रेस 179 सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची में आपको याद होगा कि 33 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। उसके बाद दूसरी सूची आई तो उसमें 43 नाम शामिल थे। तीसरी सूची में ज्यादा नाम नहीं थे, बल्कि सिर्फ 19 नाम थे। चौथी सूची में 56 थे और उसी दिन एक दिन में 2 लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी थी। एक में 56 नाम थे और दूसरे में 5 नाम थे। इसके अलावा छठी सूची में 22 प्रत्याशी घोषित किए गए, क्योंकि भरतपुर से आरएलडी के लिए सीट को छोड़ा गया है। कुल मिलाकर अब 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होना बाकी है। अब इस और सूची का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे और चेहरे हैं जो अभी तक अपने नाम क्लियर होने का सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। भाजपा की बात करें तो बीजेपी अब तक 184 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब भाजपा के 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है और यहाँ पर भी कुछ चेहरे ऐसे हैं महत्वपूर्ण जो अपनी बारी का या फिर यूं कहें कि अपनी सीट का जहां से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं वहां से इंतजार किया जा रहा है। संभवतः आज शेष उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल, क्योंकि आखिरी दिन है। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज से भुज में। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर चर्चा संभव है। साथ ही साथ संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय होगी।
कुछ नवाचार जो करने की बात कही जा रही थी संघ की तरफ से कि शाखाओं का विस्तार करना है, शाखाओं को बढ़ाना, उसको लेकर भी और तमाम मुद्दे रहेंगे इस बैठक में जो कि हावी रहने वाले हैं। अलग अलग बैठक होगी क्योंकि अलग अलग सेशन होते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को मिलने वाले प्रशिक्षण में होगा बड़ा बदलाव। अब क्या बदलाव होगा ये आगे पता चलेगा इस बैठक के बाद। 7 नवंबर तक गुजरात में हो रही है संघ की बैठक के अंत में घोषणा संभव है कि कुल मिलाकर लब्बुलुआ अब क्या रहा है इस बैठक का। जो बैठकें चली है, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संघ के सर संघचालक मोहन भागवत भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का कॉलम, क्या उसमें लिखा गया है वो बताएं कि जाति और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर आया है सुर्खियों में। जब आरक्षण की नीति लागू है तो जाति गणना भी जरूरी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते सुने गए हैं कि मैं अपनी जाति नहीं बदल सकता। पहली नजर में अप्रत्याशित बयान। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जातिवाद फैलाना ठीक नहीं है, पी चिदंबरम ने कहा है अपने कॉलम में। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस को लोग उनकी जाति से नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानता किस जाति के थे सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। जातिवाद कम करने के लिए हो सकते हैं कई प्रयास। ये जो इंडियन एक्सप्रेस में पी चिदंबरम ने कॉलम लिखा है उसमें जातिवाद का जिक्र उन्होंने किया है। खासतौर पर कहा है कि जाति और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आया है। तो देखिए, चुनाव जब होते हैं तो जाति का मुद्दा सबसे पहले हावी रहता है। जब आरक्षण की नीति लागू है तो जाति गणना भी जरूरी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते सुने गए हैं, मैं अपनी जाति नहीं बदल सकता। पहली नजर में अप्रत्याशित बयान है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जातिवाद फैलाना ठीक नहीं है। बेशक कोई ये कहे, लेकिन जाति तो सभी चुनाव के दौरान इसको मुद्दा बनाते हैं जातिवाद को, और यही वजह है कि जातिगत जनगणना की आवाज भी एक बार फिर से मुखर हो रही है। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस को लोग उनकी जाति से नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानता कि किस जाति के थे सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। जातिवाद कम करने के लिए कई प्रयास हो सकते हैं तो बेशक ये कहा जाए, लेकिन इससे इतर आप सुन रहे होंगे अलग अलग पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से जातिवाद का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुख तौर से उठाया जा रहा है। देश में बेरोजगारी दर में अचानक फिर से बढ़ोतरी हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। अक्टूबर में 29 माह बाद बेरोजगारी दर जो है 10% से ज्यादा है। कोविड के दौरान मई 2021 में 11.84% थी बेरोजगारी दर। अब गांव में बेरोजगारी की संख्या बढ़ने से हुई है अप्रत्याशित वृद्धि। मनरेगा में सितंबर में 19.53 करोड़ लोगों को मिला था रोजगार। अक्टूबर में मनरेगा में ये संख्या घटकर रह गई थी 14.03 करोड़, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.4% रही। CMII रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में 97 लाख लोगों को काम की तलाश। इन बेरोजगारों में से 81 लाख नए बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों से। तो देखिए, जो आंकड़ा सामने आया है वो यहाँ पर चिंता जताने वाला है, क्योंकि यहाँ जो बेरोजगारी दर है उसमें बढ़ोतरी पाई गई है। अक्टूबर में 29 माह बाद बेरोजगारी दर जो है 10% से ज्यादा हो गई है। अब बात करें कोविड के दौरान, तो मई 2021 में 11.84% थी बेरोजगारी दर। गांव में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने से अप्रत्याशित वृद्धि हुई है बेरोजगारी दर में, लेकिन मनरेगा में सितंबर में 19.53 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। अक्टूबर में मनरेगा में ये संख्या घटकर रह गई थी 14.03 करोड़, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 8.4% रहा। CMII रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में 97 लाख लोगों को काम की तलाश थी। इन बेरोजगारों में से 81 लाख नए बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों से। महाराष्ट्र में अकेले तो नहीं पड़ रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये सवाल उठ रहा है। सोमवार को विदर्भ के यवतमाल में था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस वहां से नदारद मिले। डेंगू के कारण गैर हाजिर रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार। देवेंद्र फडणवीस छत्तीसगढ़ में कर रहे थे भाजपा का चुनाव प्रचार। मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण महाराष्ट्र की स्थिति डावाडोल है। परिस्थितियों से अकेले ही निपट रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन दोनों ही डिप्टी सीएम वहां से नदारद थे। अब सवाल तमाम तरह के उठ रहे हैं, हालांकि
हालांकि दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस नदारद दिखे, लेकिन डेंगू की वजह से गैर हाजिर रहे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वो भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये इसका कारण माना जा रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण महाराष्ट्र की स्थिति डावाडोल है। परिस्थितियों से अकेले ही निपट रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इस समय कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार हैं सुनील कानूगोलू। पार्टी के कई अभियानों की सफलता में कानूगोलू का योगदान है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के प्रचार में कर्नाटक के सुनील कानूगोलू की अहम भूमिका है। 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम के सर्वे इंचार्ज वो थे। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों के साथ उन्होंने काम किया है, अनुभव काफी है उनको। अमित शाह की एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स से भी जुड़े थे। अकाली नेता भी ले चुके हैं सुनील कानूगोलू से सलाह। फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ है कानूगोलू। खासतौर से तेलंगाना पर फोकस कर रहे हैं सुनील कानूगोलू। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होगी कानूगोलू की बड़ी सफलता, क्योंकि तेलंगाना में संभावनाएं कांग्रेस पार्टी तलाश रही है और कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत वहां पर पा रही है। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इस बार बीआरएस के साथ कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। कड़ी टक्कर कांग्रेस दे रही है और यही वजह है कि वहां से एक उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी के लिए और जीत का दम भी कांग्रेस पार्टी भर रही है। लेकिन बात सुनील कानूगोलू की करें तो अहम भूमिका इनकी प्रचार में बताई जा रही है। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद कानूगोलू की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो गई। लेकिन अब आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पर भी कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान सुनील कानूगोलू संभाल रहे हैं। रणनीति बना रहे हैं। 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम के सर्वे इंचार्ज वो थे। तमिलनाडु की बात करें तो द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों के साथ उन्होंने काम किया है। अमित शाह की एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स से भी वो जुड़े थे। अकाली नेता भी ले चुके हैं सुनील कानूगोलू से सलाह। फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हैं सुनील कानूगोलू। खासतौर से तेलंगाना पर फोकस कर रहे हैं सुनील कानूगोलू। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होगी कानूगोलू की बड़ी सफलता। इजराइल हमास के बीच 1 महीने से युद्ध जारी है। हमास पर आसमान से लेकर जमीन तक हमला जारी है। इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकाने ध्वस्त किए हैं। हमास आतंकियों के कई भूमिगत ठिकाने तबाह किए हैं। इजराइल हमास युद्ध में अब तक करीब 11,000 की मौत हो चुकी है। तो वहीं इजरायली हमले में गाजा में अब तक 9,488 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में 3,326 बच्चों समेत 9,488 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमास पर अभी भी 242 इजरायली लोगों को बंधक बनाने का आरोप है।